2003 की ये बात है, साल 2003 यानी 2003, 3 अप्रैल की सुबह की ये घटना है। हुआ ये कि 3 अप्रैल की सुबह मुंबई में विले पार्ले एक जगह है, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। उसी विले पार्ले इलाके में एक होटल है जिसका नाम है द नेस्ट। उसी द नेस्ट होटल में एक बड़ी वारदात होती है। वहाँ के रूम नंबर 108 में एक हाउसकीपिंग का स्टाफ रूटीन क्लीनिंग के लिए पहुँचता है और जब सारे कमरों की सफाई करने के बाद उसे लगता है कि उस कमरे से कोई रिस्पांस नहीं आ रही है, कोई क्लीनिंग के लिए ना तो दरवाज़ा खोल रहा है, ना कोई अंदर से कोई आवाज़ किसी की सुनाई दे रही है, तो वो जो स्टाफ है वो दरवाजे पर कॉल बेल 2-3 बार बजाता है ताकि हाउसकीपिंग का काम हो जाए, रूम क्लीनिंग हो जाए। लेकिन कई बार कॉल बेल बजाने के बावजूद उस कमरे से किसी की कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इस पर वो जो स्टाफ है हाउसकीपिंग का, वो फ़ौरन अपने होटल के मैनेजर को इसके बारे में बताता है और बताता है कि वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहा है लेकिन हाउसकीपिंग के लिए रूम नहीं खोला जा रहा है। जो भी गेस्ट अंदर है वो या तो बहुत गहरी नींद में है या फिर कोई अनहोनी हो गई है, तो प्लीज़ आप चेक कीजिए। इस पर होटल का स्टाफ, खासकर सिक्योरिटी के लोग और मैनेजर, ये लोग आकर उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं। उस कमरे में 2 नौजवान ठहरे हुए थे जिनकी उम्र तकरीबन 20 से 24 साल के दरमियान थी और ये दोनों नौजवान जो है राजधानी दिल्ली से मुंबई गए थे और वहाँ उन्होंने चेक इन किया था। आज से ठीक 20 साल पुरानी ये घटना है। अभी हम 2023 में हैं और ये 2003 की घटना है। तो जब होटल के उस कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है रूम नंबर 108 का, तो अंदर का मंजर देखकर जितने लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं वो सारे सहम जाते हैं। अंदर 2 में से एक नौजवान की लाश पड़ी होती है और लाश जो है वो बिल्कुल खून से सनी हुई और आसपास बिल्कुल खून जमा हुआ होता है। जाहिर है उस पर हमला किया गया है। पास में ही जो बटर नाइफ़ होता है जो कटलरी के साथ सारे रूम में सर्व किया जाता है ब्रेकफास्ट या डिनर के दौरान, वो बटर नाइफ़ खून से सना हुआ वो भी पड़ा हुआ होता है और उस बटर नाइफ़ को देखकर ये लगता है कि उसी नाइफ़ को हथियार बनाकर कातिल ने इस कमरे में चेक इन करने वाले 2 में से एक नौजवान की हत्या की है। हत्या करने के बाद कातिल फरार भी हो गया है और कमरा जो है वो बंद करके फरार हो गया है। अब 2 लोग अगर एक कमरे में ठहरे हों, एक का कत्ल हो जाए, दूसरा नदारद हो, उसके बारे में किसी को कुछ पता ही न चले, तो आप समझ सकते हैं कि इस कत्ल के पीछे कौन हो सकता है। होटल वालों को भी ये बात समझने में देर नहीं लगती है। वो फ़ौरन मुंबई पुलिस को इसके बारे में जानकारी देते हैं और मुंबई पुलिस की एक टीम मौके पर आकर बहुत बारीकी से मौका वारदात का मुआयना करती है, डेड बॉडी को रिकवर करके पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इसके साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी जाती है। कुल मिलाकर सरसरी तौर पर अगर मैं कहूँ तो ये एक मर्डर का मामला है जिसमें 2 गेस्ट में से एक गेस्ट की हत्या हो चुकी है और दूसरा गेस्ट जो है वो सस्पेक्टेड किलर है, कातिल है, और वो उस रूम से या उस होटल से भाग चुका है, गायब हो चुका है। मरने वाले नौजवान की पहचान जो है दीपक उर्फ देवा मुनव्वर राठौर के तौर पर होती है और देवा मुनव्वर राठौर बेसिकली दिल्ली का ही रहने वाला बताया जाता है, जिसकी उम्र हत्या के वक्त या उसकी मौत के वक्त तकरीबन 23 साल की थी और वो दिल्ली के वन ऑफ द पॉशेस्ट एरिया जिसे सुंदर नगर के नाम से जानते हैं, सुंदर नगर का रहने वाला था। वो बेसिकली एक गारमेंट बिजनेसमैन भी था, यानी कपड़ों का कारोबार भी करता था और जब पुलिस की छानबीन आगे बढ़ी तो पता चला कि वो छुट्टियां मनाने के इरादे से और साथ ही एक बिजनेस ट्रिप में भी वो मुंबई गया था। यानी मुंबई में उसे कुछ कपड़ों की ख़रीदारी करनी थी अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और साथ ही उसे थोड़ा अच्छा वक्त भी गुजारना था। और ये जो दीपक उर्फ देवा मुनव्वर राठौर है, ये दिल्ली से अपने साथ एक और नौजवान को लेकर गया था। इस नौजवान को वैसे तो आप दीपक का दोस्त कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये दोनों दोस्त नहीं थे, क्योंकि जो दूसरा नौजवान उसके साथ गया था उसकी भी पहचान हुई। उसकी पहचान हुई रुपेश रामनाथ राय उर्फ रवि के तौर पर। तो ये जो रुपेश है ये बेसिकली दीपक को दिल्ली में गाड़ी चलाना सिखाता था, यानी आप व्हीकल ट्रेनर कह लें या ड्राइविंग ट्रेनर कह लें, वो इस तरह से काम करता था। और जब दीपक को मुंबई जाने का सूझा, उसे लगा कि मुंबई मुझे जाना चाहिए छुट्टियों में और कुछ बिजनेस ट्रिप में, तो उसने फिर तय किया कि वो रुपेश को भी अपने साथ लेकर जाएगा। और इस तरह से ये 2 लड़के दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे और
उन्होंने विले पार्ले के उसी द नेस्ट होटल में चेक इन किया था। चेक इन उन्होंने एक रोज़ पहले यानी 2 अप्रैल 2003 को उन्होंने उस होटल में चेक इन किया था और 3 अप्रैल 2003 की सुबह को दीपक की हत्या हो चुकी थी और उसकी लाश उस कमरे से बरामद की गई। अब पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक ओपन एंड शट केस था और रुपेश की तलाश पुलिस जो है पहले ही दिन से करने लगी। पुलिस ने रुपेश का पता निकाला और दिल्ली में जो उसका एड्रेस था उस एड्रेस पर मुंबई पुलिस की एक टीम ने दबिश दी। लेकिन जाहिर है अगर मान लीजिए रुपेश ने ही कत्ल किया है जैसा कि इस पूरे सीन ऑफ क्राइम को देखने से लगता था, तो फिर कातिल अपने घर में रुककर पुलिस वालों का इंतज़ार तो करेगा नहीं। तो रुपेश दिल्ली के अपने लोकल एड्रेस से या लोकल ठिकाने से वो गायब हो चुका था, फरार हो चुका था। अब पुलिस ने उसके बारे में और जानकारी जुटाने की शुरुआत की। दीपक के परिवार वालों से भी पुलिस ने कांटेक्ट किया और रुपेश के बारे में जो और जानकारी पुलिस को मिली वो पता चला कि रुपेश बेसिकली रहता तो बेशक दिल्ली में था लेकिन दिल्ली का रहने वाला नहीं था, बल्कि वो रहने वाला था मुजफ्फरपुर, बिहार का। मुजफ्फरपुर में एक गांव है जिसका नाम है भरथुआ। उसी भरथुआ गांव से उसका ताल्लुक़ था और रुपेश जो है पिछले कई सालों से दिल्ली में ही रहकर जो है कामकाज किया करता था और इस बार उस पर इल्ज़ाम लगा था कि उसने मुंबई में हत्या की है और वहाँ से वो गायब हो गया है। तो पुलिस की एक टीम जो है इस कत्ल की घटना के बाद रुपेश को तलाशती हुई बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले के भरथुआ गांव भी पहुंची। वहां रुपेश के परिवार के लोग तो मिले ज़रूर, लेकिन रुपेश का कोई पता ठिकाना उस गांव से या उसके घर वालों से पूछताछ करने के बावजूद पुलिस को नहीं मिल पाया। इस बीच पुलिस लगातार तफ्तीश करती रही, रुपेश को तलाशती रही, लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद रुपेश न तो मुंबई में मिल रहा था, न दिल्ली में मिल रहा था और न ही बिहार में मिल रहा था। तो पुलिस के लिए एक तरह से रुपेश जो है, या आप कह लें कि दीपक मर्डर केस का जो एक्यूज्ड है वो एक तरह से एक छलावा बन चुका था, एक पहेली बन चुका था जिसे पुलिस किसी भी कीमत पर पकड़ नहीं पा रही थी। इस तरह धीरे धीरे दिन, महीने, साल गुजरते रहे और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 20 सालों में मुंबई पुलिस की टीम ने कम से कम 15 बार बिहार का चक्कर लगाया और बिहार के मुजफ्फरपुर के भरथुआ गांव में जाकर रुपेश के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की। हर बार उसे भरथुआ गांव से, रुपेश के गांव से निराशा हाथ लगती थी और घर वाले, गांव वाले सारे लोग रुपेश के बारे में कोई भी जानकारी होने की बात से मना करते थे। घर वाले कहते थे कि वो तो उनके टच में ही नहीं है, आप ही आते हैं तो फिर रुपेश की याद आती है, हमें तो पता ही नहीं कि हमारा बेटा कहाँ है, वो क्या करता है, कहाँ जाता है, अगर आपको पता चले तो आप हमें बता दीजिएगा। तो इस तरह से घर वालों की तरफ से भी पुलिस को कोई कोऑपरेशन जो है रुपेश के लोकेशन या उसके वेयरअबाउट्स के बारे में बिहार से नहीं मिल पाता था। लेकिन पुलिस ने ये जो कोशिश करने का सिलसिला है उसे बंद नहीं किया। इस बार यानी 2023 में, इस साल, पुलिस की एक टीम फिर से मुजफ्फरपुर के भरथुआ गांव पहुंची और रुपेश के घर वालों से पुलिस टीम ने बातचीत की। लेकिन रुपेश के घर वालों ने वही बात कही कि हमें नहीं पता हमारा बेटा कहाँ है और हम तो सालों से ढूंढ रहे हैं। कुल मिलाकर घर वाले बिल्कुल कोऑपरेट नहीं करते थे। लेकिन इस बार पुलिस टीम ने थोड़ा सा अपने इन्वेस्टिगेशन को और चेंज करने का या उसमें मॉडिफिकेशन करने का फैसला किया और इसी कड़ी में पुलिस ने रुपेश के जो घर वाले हैं, जो वहाँ रहते हैं गांव में, भरथुआ में, बिहार में, उनके घर वालों के पास जो मोबाइल फ़ोन्स थे उन सारे लोगों के मोबाइल नंबर पुलिस ने अरेंज किए। खुफिया तरीके से ही अरेंज किए। घर वालों को बताकर मोबाइल नंबर अगर लेते तो जाहिर सी बात है शायद इन्वेस्टिगेशन में दिक्कत होती और वो लोग सजग हो जाते, क्योंकि अगर वो वाकई रुपेश के साथ मिले हुए हैं और सच्चाई छुपा रहे हैं तो फिर उनसे जो है रुपेश के बारे में ही जानकारी लेना और उनसे मोबाइल नंबर लेना ये सही तरीका नहीं हो सकता था। तो खैर पुलिस ने ये जो मोबाइल नंबर कलेक्ट किया, उस मोबाइल नंबर के सहारे पुलिस ने अब इस मामले की तफ्तीश आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसमें रुपेश के घर के कई लोगों के मोबाइल नंबर थे। पुलिस ने जब उन मोबाइल नंबरों पर होने वाली बातचीत की जानकारी जुटाने की शुरुआत की और उसका कॉल डिटेल रिकॉर्ड, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CDR कहते हैं, जब CDR पुलिस ने उसकी निकलवाई तो पुलिस ने एक चीज़ नोटिस किया कि घर के सारे लोग एक पर्टिकुलर नंबर से बात करते हैं जो नंबर महाराष्ट्र में ही कहीं एक्टिव है और जिस नंबर पर बात होती है वो नंबर जो है किसी अतुल विजय केडिया नाम के आदमी की है। घर वाले कुल मिलाकर केडिया से ये बात करते थे, अतुल विजय केडिया से। पुलिस के लिए ये एक हैरानी वाली बात थी क्योंकि इनका
मुंबई से या महाराष्ट्र से और कोई ताल्लुक नहीं था इस परिवार का, रुपेश के परिवार का। लेकिन वो महाराष्ट्र मुंबई में किसी आदमी से बात करते थे जिसका नाम अतुल विजय केडिया है। तो ये अतुल विजय केडिया नाम का आदमी कौन हो सकता है, ये पुलिस के लिए अपने आप में एक रहस्य था और पुलिस के लिए इस पहेली को सुलझाना भी ज़रूरी था। पुलिस ये भी सोचती रही कि जो रुपेश राय परिवार के लोग हैं, अब राय एक अलग सरनेम है, बिहार में एक अलग समाज के लोग हैं वो, और केडिया जो है एक अलग समाज है, अलग सरनेम है, तो ये रुपेश तो नहीं हो सकता है। ये शुरुआती छानबीन में पुलिस को लग रहा था, लेकिन पुलिस को इस बात की हैरानी भी थी कि परिवार के लोग इस अतुल विजय केडिया से बातचीत क्यों करते हैं और वो भी रेगुलर क्यों बातचीत करते हैं। तो पुलिस जो है थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस हो गई उस मामले के बारे में और पता करने के लिए। और इसी कड़ी में पुलिस ने पहले जिस तरह से घर वालों का मोबाइल नंबर जुगाड़ किया था, पता किया था, उसी तरह से अतुल विजय केडिया का मोबाइल नंबर तो सीडीआर की जांच में ही पुलिस को पता चल गया। अब पुलिस ने उस नंबर की डिटेल निकालने की शुरुआत की और जब उस नंबर का डिटेल पुलिस ने निकाला तो पता चला कि वो नंबर जो है मुंबई के ठाणे इलाके में एक्टिव है और ठाणे इलाके में भी एक ख़ास लोकेशन पर वो नंबर जो है वो एक्टिव है। वहाँ से वो इधर उधर ट्रैवल भी करता है। ऑफ कोर्स जब मोबाइल फ़ोन है और उसको यूज़ करने वाला कोई आदमी है तो जाहिर सी बात है वो आदमी एक जगह टिक कर तो रहेगा नहीं, कहीं आएगा जाएगा भी। लेकिन उसका जो मेन सेंटर पॉइंट था वो ठाणे में ही वृंदावन सोसाइटी नाम की एक जगह है, वहाँ पर था। अब पुलिस जो है ये वृंदावन सोसाइटी के आसपास के इलाके में जो है अतुल विजय केडिया नाम के आदमी की तलाश शुरू करती है और उसके एड्रेसेस वगैरह को वेरीफाई करती हुई पुलिस फाइनली एक मिठाई की दुकान में जाकर पहुंचती है। ये मिठाई की दुकान ठाणे में ही है और नाम है जोशी स्वीट्स मिठाई शॉप और ये ठाणे में कैसल मिल रोड है और इसी कैसल मिल रोड में वृंदावन सोसाइटी नाम की एक लोकेलिटी है। उसी वृंदावन सोसाइटी में ही ये जोशी स्वीट्स नाम की दुकान है। पुलिस जब यहाँ पहुँचती है अतुल विजय केडिया का पता करती हुई तो वहाँ पर अतुल विजय केडिया पुलिस को मिल जाता है। अतुल विजय केडिया की उम्र तकरीबन 42 साल के आसपास है। अब पुलिस को चूंकि शक है कि ये अतुल विजय केडिया बनकर जो आदमी यहाँ पर छुपा हुआ है वही उनका मुलजिम रुपेश राय है, तो पुलिस जो है अतुल को हिरासत में लेती है और जो दुकान के मालिक हैं उनसे भी पुलिस बातचीत करती है और पूछती है अतुल के बारे में। तो दुकान के मालिक और दुकान के जो कर्मचारी हैं वो सारे लोग जो है किसी भी रुपेश राय को जानने से मना करते हैं और वो कहते हैं कि अतुल उनका पुराना एम्प्लॉय है, कई सालों से यहाँ काम कर रहा है और अतुल के सारे डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, आई कार्ड, सब कुछ उनके पास है। तो पुलिस जो है वो आधार कार्ड, आई कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंट्स चेक करती है और वाकई अतुल विजय केडिया के नाम से ही वो तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पुलिस के हाथ लगते हैं। लेकिन जब पुलिस और सख्ती से उसको वेरीफाई करती है, उसके वेराबाउट्स के बारे में, उसके गांव के बारे में, उसके पुश्तैनी मकान के बारे में, उसके पेरेंट्स के नाम के बारे में, तो फिर धीरे धीरे उसकी झूठ खुलती जाती है। आप ये समझ सकते हैं कि कोई आदमी अपनी पहचान तो बदल सकता है, अपना नाम चेंज कर सकता है, अपना सरनेम चेंज कर सकता है, अपना लोकल एड्रेस चेंज कर सकता है, नए नाम से आई कार्ड बदल सकता है, लेकिन अपने परिवार के लोगों का नाम कैसे बदलेगा? अपने पेरेंट्स का नाम वो कहाँ तक बदलेगा, कैसे बदलेगा? गाँव के नाम और जो पुश्तैनी मकान है वहाँ का नाम वो कैसे बदलेगा? तो इस तरह से पुलिस जब एक एक करके उससे सवाल पूछती है तो एक मुकाम, एक जंक्चर ऐसा भी आता है जहाँ पर अतुल विजय केडिया जो है वो टूट जाता है और वो ये कबूल कर लेता है कि वही असल में रुपेश राय है। जी हाँ, आज से 20 साल पहले जो नौजवान अपने ही एक दोस्त का कत्ल करके फरार हो गया था वो रुपेश राय 20 साल बाद मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आता है, ठाणे से पकड़ा जाता है और एक बिल्कुल ही नए पहचान के साथ अतुल विजय केडिया के नाम से उसकी गिरफ्तारी होती है। तो खैर, रुपेश राय उर्फ अतुल विजय केडिया को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और जब पुलिस उसकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करती है तो ये बात इस्टेब्लिश हो जाती है कि अतुल विजय केडिया दरअसल रुपेश ही है। रुपेश खुद भी ये बात कबूल करता है और फिर परिवार के लोगों के साथ जब उसको कन्फ्रंट कराया जाता है तो फिर ये सच्चाई सामने आ जाती है और फिर धीरे धीरे पूरी कहानी भी साफ होती है और ये भी पता चलता है कि घर वालों को इस बात की अच्छी तरह जानकारी थी कि उनके बेटे ने अपना नाम, अपनी पहचान बिल्कुल बदल लिया है, चेंज कर लिया है और वो दूसरे नाम से रह रहा है। लेकिन घर वाले जो है इसके बारे में उन्होंने पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी थी, बल्कि वो तो चोरी छिपे चुपके
अतुल विजय केडिया से बात कर रहे थे, जो उन्हीं का बेटा रुपेश राय था, और पुलिस वालों को वो भी गुमराह कर रहे थे। तो खैर, पुलिस जाहिर है उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई करेगी। लेकिन अब जब इससे पूछताछ हुई, क्योंकि बहुत पुराना 20 साल पुराना मर्डर केस था, इससे पूछताछ हुई कि भाई तुम इतने सालों तक कहाँ रहे, कैसे तुमने अपनी आइडेंटिटी चेंज की और क्यों तुमने कत्ल किया, तो इसने जो एक एक करके पूरी कहानी बताई वो जानना भी बहुत ही अहम है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इसने दीपक नाम के अपने ही उस दोस्त की हत्या क्यों की और उसका मोटिव क्या रहा। बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, दीपक राठौर जो है वो एक गारमेंट का बिजनेसमैन था। तो जाहिर सी बात है, कोई भी कारोबारी होता है, बिजनेसमैन होता है, जो कहीं ट्रेडिंग के लिए, ख़रीद फरोख्त के लिए जाता है, तो उसके पास पैसे होते हैं, लिक्विड कैश भी होता है। तो ये दीपक के पास, जब वो दिल्ली से मुंबई गया था, उसके पास अच्छा खासा लिक्विड कैश था, तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए थे। और इसकी जानकारी उसके आप कह लीजिए को एसोसिएट कह लीजिए या दोस्त कह लीजिए, रुपेश को भी थी, और रुपेश की नज़र इन रुपयों पर थी। रुपेश ने ये तय कर लिया कि जब भी उसे मुंबई में पहुंचने के बाद मौका मिलेगा, वो दीपक को मार देगा और दीपक से रुपए लूटकर फरार हो जाएगा। और इसी तरह 2 और 3 अप्रैल 2003 की दरमियानी रात को रुपेश ने अपने साथी दीपक की बटर नाइफ से हत्या की होटल के कमरे में, और उसके पास से 1,30,000 रुपये और बाकी दूसरी जो कीमती चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें लूट कर वो रातों रात उस होटल से फरार हो गया। और उसके बाद अगले दिन सुबह यानी 3 अप्रैल की सुबह को दीपक की लाश बरामद हुई और इस पूरी कहानी का खुलासा हुआ, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब वहाँ से फरार होने के बाद, चूंकि वो कत्ल कर चुका था, उसे इस बात का एहसास था कि वो आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा, इसलिए वो अलग अलग जगहों पर रहता और छुपता रहा। इसी सिलसिले में वो कुछ समय तक मुंबई में भी रुका। मुंबई में रुकने के बाद वो गोवा गया। गोवा में वो एक टूरिस्ट गाइड के तौर पर काम करता रहा। फिर कुछ समय तक वो झारखंड गया। झारखंड में एक माइनिंग कंपनी के साथ वो काम करता रहा, और इस तरह से वो अलग अलग जगहों पर रहा। कुछ दिनों तक वो गुजरात में भी रहा, और लगातार वो न सिर्फ अपनी लोकेशन बदल रहा था, बल्कि लगातार वो अपनी पहचान बदलने की कोशिशों में भी लगा हुआ था। और 20 साल का वक्त बहुत लंबा वक्त होता है, आप समझते हैं। इन 20 सालों में रुपेश ने अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया था। आप ये कह सकते हैं कि रुपेश ने एक तरह से खुद ही अपने हाथों जीते जी अपना पुनर्जन्म कर लिया था, क्योंकि उसने न सिर्फ अपना नाम बदला था, बल्कि अपना सरनेम, और सरनेम बदलने की वजह से अपनी ज़ात या गोत्र जो कहते हैं वो भी उसने एक तरह से चेंज कर लिया था। कहाँ वो रुपेश राय, बिहार के एक गाँव का रहने वाला, और कहाँ अतुल विजय केडिया। लेकिन इस नए नाम के साथ वो पुलिस को छकाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहा, और तकरीबन 20 सालों तक वो जो है पुलिस को गुमराह करता रहा। घर वाले भी इसमें उसका साथ देते रहे, लेकिन पुलिस की जो रिलेंटलेस एफर्ट है, यानी अनथक प्रयास जो पुलिस का रहा, उस प्रयास की बदौलत आखिरकार इस रुपेश राय उर्फ अतुल विजय केडिया नाम के कातिल को पुलिस ने 20 सालों के बाद गिरफ्तार कर लिया। जब उसने अपने साथी दीपक उर्फ देवा मुनव्वर राठौर की हत्या की थी, तब उसकी उम्र जो है, रुपेश की उम्र यानी कातिल की उम्र 23 साल की थी, और आज जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है तो वो 43 ईयर्स का है, यानी एक मैच्योर मैन बन चुका है, एक नौजवान लड़के से तब्दील होकर, बदलकर उम्र के साथ। तो ये थी पूरी कहानी, जिसमें मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की दाद देनी होगी। देर से ही सही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, और अब उसे कड़ी सज़ा मिलेगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है।